नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने प्ले लिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ये स्टोरी का 20वां भाग है, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि विराट गुस्से में ओ शट अप, जब देखो दादाजी दादाजी, डरता नहीं हूँ मैं दादाजी से, और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का। वो तो तुम्हारे बालों में कुछ लगा था, उसे निकाल रहा था, खा नहीं रहा था तुम्हें। बड़ी आई दादाजी की चमची। अब आगे ये सुनते ही कायरा एकदम से सॉरी बोलती है। उसने इतनी मासूमियत से सॉरी कहा था कि विराट का सारा गुस्सा एक ही पल में ठंडा हो गया था। अब गुस्से के सामने गुस्सा करना ज्यादा आसान होता है, पर अगर कोई गुस्से के सामने प्यार से बोले तो वो स्थिति बेहद अजीब होती है। वही आज विराट के साथ हो रहा था। कायरा का प्यार से सॉरी कहना, ओफो, विराट को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कायरा उसके चेहरे पे आने वाले भाव को देखकर समझ जाती है कि विराट को अपनी भावनाएं व्यक्त करना नहीं आता। इतना तो वो अब तक जान ही गई थी कि भूपेंद्र ने हमेशा विराट पे अपना फैसला थोपा है, कभी उसके मन की बात नहीं समझी, उसके मन की बात नहीं सुनी, इसीलिए वो इतना चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। वो कितना टाइम लगेगा ऑफिस में, मैंने नाश्ता नहीं किया है, मुझे बहुत भूख लगी है। कायरा सहजता से अपनी बात उसके सामने रखती है। ये सुनकर विराट, ओ आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, वो कुछ पेपर्स पे तुम्हारे साइन चाहिए। वो भी सहजता से बोलता है, अंदर चलो। ये कहता वो गाड़ी से उतरता है। कायरा भी गाड़ी से बाहर आती है। दोनों साथ में चलते हुए अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वर्षा उस औरत को उसके घर के अंदर ले जाती है और आराम से उसे सोफे पे बिठा देती है। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर सुंदर और साफ सुथरा था। हर दीवार पे खूबसूरत पेंटिंग सजी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पूरे दिलों के साथ रंगों को कागज पे उतारा है। वर्षा हर पेंटिंग को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी उसकी नजर पूरे घर में बिखरे हुए खिलौने पे जाती है। जहां देखो बस खिलौना ही खिलौना। बेटा, ये मेरे बेटे का नंबर है, अब वो रहा मेरा फोन। कोई बात नहीं आंटी, मैं अपने फोन से फोन कर देती हूँ, आप परेशान मत होइए। ये कहते हुए वो फोन मिलाती है और फोन मिलाने के बाद उस औरत को दे देती है और खुद जाकर उन पेंटिंग्स को देखने लगती है। तभी उस औरत की आवाज उसके कान में पड़ती है, कहाँ है तू, जल्दी घर आ जा, तेरी लाडली ने सारा घर सर पे उठा रखा है, मेरी तो हालत खराब है, बस तू आ जा। इतना कहकर वो फोन काट देती है। तभी वर्षा की नजर टेबल पे रखी सिया की तस्वीर पे पड़ती है। अरे ये तो सिया है। उस फोटो को उठाते हुए बोलती है, तुम कैसे जानती हो सिया को। वो औरत जिसका नाम सुधा था वो हैरानी से पूछती है, वो बस आंटी यूं ही मिले थे, बड़ी प्यारी है, मैं तो भूल ही नहीं पाई उसको। कहाँ है वो। वर्षा की नजरें उसे देखने के लिए घूमती है। क्या बताऊं बेटा, माँ नहीं है उसकी तो। राघव ने उसे सर चढ़ा लिया है, खुद तो सुबह काम पे चला जाता है और बाद में मुझे तंग करती है। खाना नहीं खाया उसने कि मैं अपने पापा के साथ खाऊंगी। कितना कह रही हूँ राघव से कि मेरी उम्र हो गई है, अब शादी कर ले, मुझसे नहीं संभला जाता ये सब, पर सुनता ही नहीं। कहता है कि दूसरी लड़की आएगी और सिया को ना अपना सकी तो मैं अकेला ही बहुत हूँ उसके लिए। ये कहते हुए उसकी आंखें भर जाती है। वर्षा, अब कहाँ है आंटी सिया। वो सामने वाले कमरे में मुंह बनाकर बैठी है। वर्षा के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। आहान और गुंचन एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों ही अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। पीछे खड़ी रीमा ये सब देख रही थी और मन मन मुस्कुरा रही थी। आहा, वो अपना गला साफ करने का नाटक करती है, जिससे वो दोनों होश में आते हैं और एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आहान अपना नाश्ता बीच में ही छोड़कर उड़ जाता है और बिना देरी किए सीधे घर से बाहर। मैं भी घर जा रही हूँ। ये कहते हुए गुंचन भी अपना पर्स उठाकर तेजी से बाहर। अरे पर नाश्ता, रीमा की आवाज लगाती रह जाती है और रीमा ठक्का मार के हंसने लगती है। दूसरी तरफ विराट और कायरा दोनों साथ चलते हुए ऑफिस के अंदर जाते हैं। विराट की दमदार पर्सनैलिटी को देखकर तो पहले ही सब उससे डरते थे और आज इतनी खूबसूरत लड़की को उसके साथ देखकर तो सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। लड़के तो बस आंखें फाड़े कायरा को ही देखे जा रहे थे, जो कि विराट भी नोटिस कर रहा था। अरे भाई, जब उसकी प्यारी सी वाइफ को कोई इस तरह से देखेगा तो उसे गुस्सा आना तो स्वाभाविक था। पता नहीं उसे क्या होता है। वो एकदम से कायरा का हाथ पकड़ कर अपने करीब करते हुए, मीट माय वाइफ कायरा विराट सूर्यवंशी, उसने इस बात को इस तरह से कही थी कि जैसे सबको ये कहना चाहता हो कि ये मेरी है। बाकी सबके साथ साथ कायरा भी हैरान थी, जो कभी उसे नाम से नहीं बुलाता, हमेशा ए लड़की कहकर बुलाता हो, वो आज सबके सामने कायरा को विराट सूर्यवंशी कह रहा है। कायरा के कानों में बस यही गूंज रहे थे। वो आज खुद को विराट से जुड़ा हुआ महसूस कर रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। उसकी नजरें तो उसे अपने हाथ से हटा ही नहीं रही थी, जिसे हाथ को विराट ने कसकर थामा हुआ था।
जो लड़के कायरा को देख रहे थे। जब उन्हें पता चलता है कि कायरा विराट की वाइफ है तो उन सब की तो हवा खराब हो जाती है। वो एकदम से अपनी नजर झुका लेते हैं। विराट का मैनेजर भागा भागा आता है और कायरा का वेलकम करने लगता है। कब मैम, बाकी सब भी कायरा का वेलकम करते हैं। कायरा भी मुस्कुरा कर सबको थैंक्स बोलती है। उसके बाद विराट वैसे ही उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने कैबिन में ले जाता है। उसका मैनेजर उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ राघव भागा भागा अपने घर पहुंचता है। सुधा अपने कमरे में आराम कर रही थी। क्या हुआ आपको? सिया कहाँ है? क्या हुआ उसे? कहीं नजर नहीं आ रही। और आपको क्या हुआ? इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हैं? लगभग वो एक ही सांस में सब कुछ बोल देता है। घबराहट में उसे कमरे में बैठी वर्षा को भी नहीं देखा था। जब थकने की उम्र होगी तो थकेगी ही ना। आप तो उसकी बात सुनते ही नहीं हो, वर्षा एकदम से बोल देती है। वर्षा को वहां देखकर वो हैरान रह जाता है। वर्षा 2 कदम आगे आते हुए, जब आंटी कह रही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और सिया भी उन्हें तंग करती है तो फिर आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? सिया को भी तो माँ का प्यार चाहिए ना। हर दूसरी माँ बुरी नहीं होती। बोलिए ना, क्यों नहीं करते आप दूसरी शादी? अरे अरे, दूसरी शादी तब करूंगा ना जब मेरी पहली शादी होगी। ये सुनते ही वर्षा एकदम से चुप हो जाती है। मतलब? बस इतना ही निकलता है उसके मुंह से। उधर ऑफिस में विराट कायरा को अपने कैबिन में ले जाता है। उसका मैनेजर भी दोनों के पीछे जाते हैं। ये आपने अच्छा किया सर, जो आपने मैम को आज अपने साथ ही ले आए। आप जितनी मर्जी साइन ले सकते हैं। विराट घूरकर उसकी तरफ देखता है। सॉरी सर, ये कहता वो फटाक से फाइल उठाकर कायरा के सामने रखता है। ये सब बाद में करना, पहले कायरा के लिए नाश्ता लेकर आओ। कायरा एकदम से नहीं नहीं, मैं तो घर जाकर। विराट उसकी तरफ घूरकर देखता है। कायरा भी उस समय चुप रहना ही बेहतर समझती है। कुछ ही देर में विराट खाने पीने की चीजों से पूरी टेबल भर देता है। कायरा देख पा रही थी कि विराट ऊपर से जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही कैरिंग और कोमल दिल का है। हर कोई विराट का वो गुस्से वाला रूप देखता है, बस डरता है। वहीं कायरा उसके दूसरे रूप को देख रही थी और उसी के उस रूप से जुड़ती जा रही थी। और सारा स्टाफ हैरान था कि जिस कैबिन में सिर्फ ब्लैक कॉफी जाती हो, आज वहाँ बढ़िया बढ़िया नाश्ता जा रहा है। कायरा तो बस खड़ी विराट को देख रही थी और वो भी बेहद प्यार से। और विराट था जो बस अपनी फाइल रीड कर रहा था। मजाल है कि कायरा की तरफ वो देख भी रहा हो। मैनेजर नाश्ता रख कर बाहर चला जाता है। विराट एकदम से अपनी नजरें ऊपर करता है तो कायरा एकदम से सपका जाती है और तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है। अब भूख कहाँ गई तुम्हारी? जल्दी खा लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। वो मैं अकेले नहीं खाऊंगी, तुम्हें भी साथ खाना होगा। कायरा भी अपनी बात उसके सामने रखती है। विराट जोर से अपनी फाइल बंद करता है और कुछ बोलने वाला होता है, पर उससे पहले कि कायरा सोफे पे बैठते हुए, मेरे साइन चाहिए तो चुपचाप नखरे दिखाए बिना खाने बैठ जाओ। एक पल के लिए तो विराट को गुस्सा आता है, पर तभी उसे भी भूख का एहसास होता है और वो भी नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। दोनों खामोशी से ही सही पर साथ खा रहे थे। बेशक आज एक दूरी है दोनों के बीच में, पर जल्द ही ये दूरी दूर होगी और फासले भी मिटेंगे। राघव की बात सुनकर वर्षा हैरानी से, मतलब? ये सुनकर राघव हंस पड़ता है और वो अंदर सिया के पास चला जाता है। सुधा उसे बताती है कि सिया उसकी नातिन है। राघव मामा लगता है उसका। दरअसल सिया के जन्म के वक्त मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई। उसके ससुराल वाले ने सिया को देखना भी सही नहीं समझा। राघव अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, उसकी इकलौती निशानी को भला कैसे छोड़ देता। हम उसे अपने साथ ले आए। मेरी बेटी का नाम भी सिया था तो राघव ने इसका भी नाम सिया रख दिया। तो आपकी बेटी के पति कुछ नहीं बोले? वर्षा हैरानी से बोलती है। वो तो सिया की मौत से बिल्कुल टूट गए थे। अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहते थे, पर अपने माँ बाप के सामने उसकी एक नहीं चली। आ जाते हैं कभी कभी मिलने को, वो भी, पर जितना राघव सिया से प्यार करता है उतना तो वो कर ही नहीं पाता। सिया के दुख से एक बार वर्षा की आंखें नम हो जाती है। दूसरी तरफ खड़ा राघव उसे देख रहा था। वर्षा की सादगी से, उसकी साफ गोई से वो खींचा जा रहा था उसकी तरफ। ऑफिस में विराट और कायरा नाश्ता कर चुके थे। मैनेजर 4-5 फाइल्स लेकर कायरा के सामने रख देता है। विराट उसे बताने लगता है कि उसे कहाँ कहाँ साइन करना है। मैनेजर, मैं तो कहता हूँ सर, 2-4 खाली पेपर्स पे भी मैम के साइन ले लेते हैं। आज मैडम अच्छे मूड में है, आराम से साइन कर रही है, नहीं तो वो जल्दी कहाँ मानती है। आपकी तो खुद हालत खराब हो जाती है, वो फ्लो में बोल देता है। विराट गुस्से से, गेट आउट। मैनेजर तुरंत भाग जाता है, जबकि कायरा मन मन मुस्कुरा रही थी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, वो खिंचते हुए बोलता है। अब हंसने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा क्या? वो भी उसी के अंदाज में जवाब देती है। ये सुनकर विराट चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वो कायरा को घर छोड़ने जा रहा था। उसी वक्त टी ब्रेक चलता है और कायरा जैसे ही कैबिन से बाहर आती है तो कुछ लड़के की नजर फिर ठहर जाती है उस पर। विराट का एक फोन आ जाता है। वो बात करते हुए कायरा से, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। पर कायरा घूम घूम कर ऑफिस देखने लगती है। घूमते घूमते वो एक जगह पहुंच जाती है जहाँ कुछ लड़के खड़े होकर कॉफी पी रहे थे और
बातें कर रहे थे। उनमें से एक, यार बॉस की बीबी क्या मस्त माल है ना, कसम से मेरी तो नजरें नहीं हट रही थी, इतनी हॉट सेक्सी लड़की, वो भी उस दानव के साथ। मेरा तो मन किया कि इस बॉस का सर फोड़ दूं और उस हुस्न की मलिका को अपना बना लूं। पता नहीं इस दानव को उसने कैसे पसंद कर लिया, कोई कैसे रह सकता है उसके साथ, ना हंसता है ना बोलता है। और मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि बिस्तर पर वो कैसे, इससे पहले कि वो बात पूरी करता तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे पड़ता है, जो कि कायरा ने मारा था। वो लड़का अपने गाल पे हाथ रखकर कायरा की तरफ देखते हुए, हाउ डे यू, क्या बदतमीजी है। अगले ही पल कायरा एक और थप्पड़ उसके गाल पे रसीद करती है। ये जवाब तुम्हारी घटिया सोच, तुम्हारी घटिया मानसिकता का है। अपने बॉस की वाइफ को मस्त माल बोलते हो, अपने बॉस को दानव बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। कायरा बहुत गुस्से से बोल रही थी। एक बार को तो उस लड़के के चेहरे का रंग उड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि कायरा ने सब सुन लिया। कायरा आगे बोलना जारी रखते हुए, कितनी गिरी हुई और घटिया सोच है तुम्हारी, जो एक लड़की के लिए ऐसा सोचते हो, छी। और अपने आप को वेल एजुकेटेड कहते हो, दानव तो तुम हो। सबके सामने अपनी बेइज्जती होता देखकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। बकवास बंद करो, अपनी बॉस की बीवी हो तो कुछ भी बोलोगी, कुछ भी कहोगी। हाँ, कहा मैंने उसे दानव, तो क्या गलत बोला। एक दानव जिसके सीने में ना दिल है, पत्थर है, बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं है उसके अंदर। हर कोई डरता है उससे, जैसे कच्चा चबा जाएगा, जिसे कोई पसंद ही नहीं करता। ऐसे इंसान को दानव ना कहूँ तो क्या कहूँ। उसके दोस्त उसे चुप करवाते हैं, अभी चुप कर, नौकरी चली जाएगी तेरी। वो लड़का वैसे भी चली जाएगी, क्योंकि ये मैडम जाकर अपने पति से कहकर मुझे नौकरी से निकलवा देगी। तो फिर क्यों चुप रहूं, मुझे परवाह नहीं। पर जो मुझे लगा मैंने बोला, और कुछ गलत नहीं बोला। बाकी जिसे जो करना है वो करे। ये कहते हुए वहां से चला जाता है। उसके दोस्त भी उसके पीछे जाते हैं। कायरा वहीं खड़ी होकर उसके बोले शब्द पे गौर करती है। हाँ, कहा मैंने उसे दानव, जिसके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। पता नहीं ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे रह सकता है। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी मैनेजर वहां आकर उस लड़के की बातों का बुरा लगा ना मैम। कायरा कुछ नहीं बोलती। आप किसका मुंह बंद करेंगी, यहाँ पर हर कोई सर को इसी नाम से बुलाता है। और फिर सर ने भी तो कभी कोशिश नहीं की किसी के साथ कोई रिश्ता बनाने के लिए। मैं खुद कितनी कोशिश करता हूँ कि मेरी बातों से कभी तो एक छोटी सी मुस्कान आ जाए उनके चेहरे पर नहीं, वो भी तुम्हारे बॉस हैं, तो फिर तुम्हारे विचार बाकी सबसे अलग कैसे हैं। उसके लिए कायरा हैरानी से बोलती है। मैनेजर हल्का सा मुस्कुराते हुए, एक वक्त था जब मैं भी सर के लिए यही सोच रहा था, यहाँ तक कि उनके इस रवैये से तंग आकर मैं जॉब छोड़ने वाला था। पर उसी वक्त मेरी माँ की तबीयत एकदम से खराब हो गई और मुझे उनके इलाज के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ गई। उस वक्त मैंने सबसे मदद मांगी, इस ऑफिस के हर बंदे से, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा दिलदार कहता था। पर सबने ऐसे रंग दिखाए कि बस उस वक्त ख्याल आया कि सर से मदद मांगू। पर दिमाग ने कहा कि नहीं, ये पत्थर दिल इंसान कहाँ मेरी बात समझेगा और क्यों मेरी मदद करेगा। पर मेरी सोच गलत साबित हुई। जब सर ने मेरा उतरा हुआ चेहरा और सूजी आंखें देखी तो मुझसे कहा, क्या हुआ तुम्हें, कोई परेशानी है। मैं उसी पल उनके सामने बिखर गया और सब कहा सुनाया। सर उसी वक्त अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके मेरे साथ हॉस्पिटल गए, सारा खर्च उठाया। आज मेरी माँ जिंदा है तो सिर्फ उनकी वजह से। मैं हैरान था कि जिस बंदे को मैंने पत्थर दिल समझा, जिसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, ऐसा सोच उनके बारे में उसने एक पल में मेरी हालत को भांप लिया। उस दिन मुझे सर का एक अलग ही रूप दिखा, जिस दिन मैं समझ गया कि बड़े दिल का दावा करने वाले पत्थर दिल से 1000 गुना बेहतर है, जो सबके सामने है। डबल फेस नहीं है, पर ये लोग कभी नहीं समझेंगे। मेरी माँ की जान बचाने वाला वो दानव मेरे लिए उसी दिन भगवान बन गया था, पर हर कोई नहीं समझता मैम। कायरा बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। विराट का ये एक रूप भी होगा, उसे पता ही नहीं था। तभी प्यून आकर उसे बताता है कि विराट उसे कैबिन में बुला रहा है। दूसरी तरफ गुंजन अब घर आ गई थी और भूपेंद्र भी वापस घर आ गए थे। राहुल की मौत की खबर सुनकर वो भी हैरान थे। वो घर जाकर पूछते हैं कि ऐसा भी क्या हुआ जो राहुल को पुलिस के हवाले करना पड़ा। उस्मा सारी बात बताती है। गुंजन भी हैरान थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राहुल ऐसा भी कर सकता है। पर राहुल की मौत एक रहस्य बन गई थी। भूपेंद्र पूरी बात सुनते हैं और उसके बाद कुछ गहरा सोचते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। उधर सिया के बारे में सुनकर वर्षा की आंखें नम हो जाती है। दूर खड़ा राघव उसे ही देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई कैसे किसी के दुख को इस कदर महसूस कर सकता है जो कि वो रोने ही लग जाए। पर वर्षा सबसे अलग थी। वो जुड़ गई थी सिया के साथ। उसके लिए वहां रुकना भारी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से वो खुद पे काबू पाती है और वहां से खड़ी होते हुए, अब मैं चलती हूँ। आंटी सुधा, सिया तेरे साथ कितना घुल मिल गई है, टाइम
मिले तो आ जाया करना बेटा। जी आंटी, मैं ज़रूर आऊँगी। इतने में राघव वहाँ आकर, माँ मैं भी चलता हूँ, सिया सो गई है। उसके बाद दोनों साथ में बाहर निकलते हैं। वर्षा, आई एम सॉरी राघव। सॉरी किस लिए? वो असमंजन की स्थिति में बोलता है। वो मैंने आपको कितना सुना दिया। ये सुनकर राघव को हंसी आ जाती है। हाँ, पर मैं डर गया था कि ये कुछ मार न दे मुझे, वो हंसते हुए बोलता है। बदले में वर्षा भी मुस्कुरा देती है। दोनों बात करते करते राघव की बाइक तक आ जाते हैं। ओके, मैं चलती हूँ, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, वर्षा हिचकिचाते हुए बोलती है। देखिए हिचकिचाइए मत, मेरे साथ आइए, मैं आपको छोड़ दूंगा, वो बहुत सहजता के साथ बोलता है। आखिर वर्षा को उसकी बात माननी पड़ती है। वो उसकी बाइक पर बैठकर उसके साथ चली जाती है। ऑफिस में विराट कायरा को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे बताता है कि उसकी कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो वो उसे घर नहीं छोड़ सकता, तो तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। कुछ ही देर में कायरा घर के लिए निकल जाती है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और पीछे सीट पर बैठी कायरा बस विराट के ख्यालों में गुम थी। उसकी आंखों के सामने शादी से लेकर अब तक का सफर घूम रहा था। वो ये देख पा रही थी कि भले ही गुस्से में ही सही, पर विराट ने उसकी पूरी केयर की और उसका साथ दिया, चाहे कोई भी हालात हो। जितना उसके बारे में सोच रही थी उतना ही वो उससे जुड़ती जा रही थी। एक तरफ उसके दिमाग में विराट घूम रहा था और एक तरफ विवेक घूम रहा था। दोनों की तुलना करती है तो उसे एहसास होता है कि इतना सहज तो उसने कभी विवेक के साथ महसूस ही नहीं किया जितना विराट के साथ। दिल ही दिल में कुछ महसूस करने लगी थी वो विराट के लिए, पर अपनी फीलिंग से पूरी तरह अनजान थी। खैर वो घर पहुंच जाती है, दिन बीत जाता है और पूरे दिन वो बस विराट के बारे में ही सोच रही थी, या यूं कहे कि वो उसे मिस कर रही थी। वो विराट का खींचना और कभी कभी मुस्कुरा भी देना, ये सब सोच सोच कर उसके फेस पे स्माइल आ रही थी। और हर वो चीज से अनजान विराट अभी तक अपने काम में उलझा हुआ था। देर रात तक उसका काम खत्म होता है, वो घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में विवेक अवनी से दोस्ती करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इतना इनोसेंट बन गया था कि बस कुछ ही देर में ही सही, पर अवनी उसे नोटिस करने लगी थी और ये बात विवेक ने भी नोटिस कर ली थी। अवनी को पता लग गया था कि विवेक सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए हर जगह उसके पीछे आ रहा है, पर बातचीत नहीं थी दोनों में। अभी तक जहां सुबह सुबह वो अवनी के पीछे जॉगिंग करने जाता था, आज वो आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखते हुए विवेक कोई चीज हासिल करना चाहे वो न कर पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चिड़िया जाल में फंसने के लिए पूरी तरह रेडी है, चलो दाना डालने का वक्त हो गया है, ये कहता वो बिस्तर पे गिर जाता है। आज मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा बेबी, लेकिन तुम मेरे पीछे आओगी। तो क्या लगता है दोस्तों, अवनी जाएगी विवेक के पास और कब होगा कायरा को अपने प्यार का एहसास? हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।